नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। दरअसल यूपी में चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और साथ ही साथ यूपी में 35 घंटे का लॉकडाउन भी है। और इस लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव में नामांकन की पोल खोलती तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। जो उम्मीदवारों के समर्थक हैं वो बाकायदा जुलूस निकाल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ये लॉकडाउन है? अगर लॉकडाउन ऐसा होता है तो फिर इसकी घोषणा करने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि नामांकन के लिए जो तैयारियां थी, ये देखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल भी कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कि आखिर यहां पर जब पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होना था तो फिर तैयारियां पुख्ता क्यों नहीं की गई थी, और नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा था। कुशीनगर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव के चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया के बीच प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। नामांकन करवाने पहुंचे उम्मीदवारों ने कोविड-19 गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। प्रशासन की कोविड को लेकर के जो तैयारियां थी वो इस दौरान धरी की धरी नजर आई। जिला कलेक्ट्रेट और ब्लॉक पडरौना में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आखिरी चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान जो इंतजामात नजर आए हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संभल में भी कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ाता हुआ नजर आया है। दरअसल यहां पर भी बद इंतजामाती देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो अब कोरोना का संक्रमण है उसके तेजी से फैलने के आसार नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर अभी सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर आखिर कब बरतेंगे? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है? संभल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए दावेदार बड़ी संख्या में नामांकन स्थल पर पहुंच भी रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन कराने के लिए संभल, बेहजोई, रजपुरा, असमोली, गुन्नौर, बनियाठेर, पमासा ब्लॉकों में कई किलोमीटर से लंबी कतारें नामांकन स्थल के बाहर सड़क पर लगी दिखाई दे रही हैं। हालात ये हैं कि नामांकन कराने के लिए लगातार जो उम्मीदवार पहुंच रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को कड़ी मशक्कत भी यहां पर करनी पड़ रही है। नामांकन शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी लोग अपने आ रहे हैं और शांतिपूर्वक अपना नामांकन कर रहे हैं। सर, कोरोना महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं है आपके ब्लॉक में? सर देखिए, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों के वहाँ पे गोले बनवा दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंस के लिए बाहर से कैंडिडेटों को पहले से बताया जा रहा है। कोविड हेल्प डेस्क हमने गेट पर बनवा रखी है, सभी को इंडिकेशन पहले से ही लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी उनकी भी तो बनती है। जैसे कर्मचारी हैं सर, हल्के हाथ चलाएंगे, इतनी भीड़ ना लगेगी। जब काम तेज करेंगे तो इतनी भीड़ नहीं लगेगी। सर जी, काम चेक कर, देखिए फॉर्म चेक करने के बाद ही जमा होना है, बिना फॉर्म चेक किए कोई भी जमा नहीं होगा। फरुखाबाद में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो इंतजामात हैं उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फरुखाबाद में सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन कराने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब कोविड गाइडलाइंस का पालन ना होने की वजह से कई सवाल खड़े कर रहा है। नामांकन करने के लिए जाने वालों की सघन तलाशी एनआईसी गेट के सामने हुई। बिना पहचान पत्र के किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। विकासखंड कार्यालयों पर काफी लंबी लाइन नामांकन जमा कराने के लिए देखी गई। जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिले में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिलाध्यक्ष समेत जनपद के तीनों विधायक भी नामांकन परिसर में मौजूद रहे। जिले के 7 ब्लॉकों में प्रधानी, बीडीसी और जो वार्ड सदस्य हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। लेकिन
इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, लेकिन जब पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं, जब वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और जो इंतजामात प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया के लिए किए थे, बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, वो सब दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने ओपीडी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जो अस्पताल हैं वहां पर ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया है। कासगंज जिले में भी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो लगातार चालू रहेंगी। लेकिन ओपीडी बंद होने से अस्पतालों में ताले लटक रहे हैं, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज उपचार कराने के लिए इधर से उधर भटकते नजर आ रहे हैं। लोगों को बिना उपचार कराए ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला किया था कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद रखी जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। मेरी मैडम को इन्फेक्शन की दवा चल रही है वहाँ बड़े चिकित्सालय से, फिर वो बंद हो गया। उन्होंने कहा वहाँ जाके लो, एक बार जहाँ मिल गई आज यहाँ भी नहीं मिल रही है दवा। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। ये पर्चा है मेरे पास, सारी कोरोना की भी रिपोर्टें नहीं है। नहीं, जिला अस्पताल, ये अस्पताल खुला हुआ है या बंद है इस समय? फिलहाल तो यहाँ भीड़ भाड़ तो है, लेकिन अंदर तो कोई दवा न करें, बंद है, लेकिन भीड़ भाड़ तो है। यहाँ पर मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी मैडम को इन्फेक्शन की दवा चल रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि सरकार ये पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। इस चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो कवर्धा से खबर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दरअसल यहां पर 22 साल के युवक को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि इस चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 22 साल के युवक को किन मानकों के आधार पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। बिहार के आरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल मरीज ये सोचता है कि वो अस्पताल में जब जाएगा तो उसे वहां पर समुचित इलाज मिलेगा, लेकिन यहां पर जो मरीज हैं उनका इलाज फर्श पर किया जा रहा है। अस्पताल की फर्श पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता नजर आ रहा है। हमेशा से चर्चा में घिरा रहने वाला भोजपुर जिले का एकमात्र ISO प्रमाणित आरा सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी व्यवस्था को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बताते चलें कि आरा के सदर अस्पताल में हमेशा से कुछ न कुछ लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, जिससे सदर अस्पताल हमेशा से चर्चा में बना रहता है। जहां पूरे देश में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर आपात स्थिति बनी हुई है, वहीं आरा के सदर अस्पताल में भारी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सदर अस्पताल आरा के इमरजेंसी वार्ड में फर्श पर सोए हुए मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। यह तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। एक तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं कि हम किसी भी तरह की स्थिति से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन दूसरी ओर जब इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं तो लापरवाही खुद ब खुद उजागर हो जाती है और कई सवाल व्यवस्था पर खड़े करती है। अस्पताल प्रबंधक से जब मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड की व्यवस्था कम होने की बात कही है और बाद में उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने की बात भी कही है। अस्पताल प्रबंधक ने यह भी कहा है कि जो
परिस्थिति अभी चल रही है, उस परिस्थिति में किसी भी मरीजों को बिना इलाज के लौटाना उचित नहीं होगा। इसलिए जो भी प्राथमिक उपचार है हम लोग फर्श पर ही लेटा कर रहे हैं और प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आपको बता दें कि आखिरी चरण के लिए नामांकन किए जा रहे हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। शाहजहांपुर में भी चौथे चरण में वोटिंग होनी है। यहां कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीदवार समेत प्रस्तावक का कोरोना टेस्ट मौके पर किया जा रहा है। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में जिला पंचायत की 47 सीटों, ग्राम पंचायत की 1069 के साथ साथ क्षेत्र पंचायत की भी सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो आज खत्म हो जाएगी। आज पहले दिन, माफ कीजिएगा, शनिवार को पहले दिन सुबह 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के प्रत्याशी खुलेआम पार्टी के चुनाव चिन्ह की पट्टिका में गले में डालकर खुलेआम नामांकन दाखिल करने आते देखे गए। वहीं कई प्रत्याशियों ने आज ही अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। इसके साथ ही बिना मास्क के आने वाले लोगों के चालान भी काटे गए हैं। संपूर्ण जनपद में आज से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ है। स्थानीय निकाय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर सभी ब्लॉकों में नॉमिनेशन आरओज़ और एआरओज़ के द्वारा लिया जा रहा है। जनपद स्तर पे जो जिला पंचायत सदस्य है इसका नॉमिनेशन लिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम प्रशासन बनाए गए हैं, वो नॉमिनेशन ले रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट या उनके प्रस्तावक आ रहे हैं उनमें अगर कोई लक्षण है कोरोना के तो उनका टेस्ट कर लिया जाए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। सभी लोग मास्क इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें, इस आशय का भी व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ की व्यवस्थाओं को हमने और एसपी ने देखा है, ठीक है, संतोषजनक हैं और जो लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। संपूर्ण जनपद में आज से बिहार के नालंदा में शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोप है कि एक प्रिंसिपल टीसी देने के एवज में छात्रों से पैसों की अवैध वसूली कर रहा है। नालंदा जिले के एक विद्यालय का यह मामला है जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक पर चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बिहार शरीफ प्रखंड के सकरौल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय महनौर का यह पूरा मामला है। आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक 8वीं के बच्चों से जबरन टीसी देने के एवज में हर विद्यार्थी से 200 से 300 रुपए वसूल रहा है। जैसे ही अभिभावकों को इस बात की जानकारी मिली, अभिभावक स्कूल में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया और स्कूल में तालाबंदी करने की भी बात कही है। वहीं प्रखंड शिक्षकों ने भी प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों से जबरन काम करवाया जाता है और बच्चों को जाति सूचक शब्द कहकर भी बुलाया जाता है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। सहारनपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक पति पर पत्नी की गला काटकर हत्या करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। तो रामपुर मनीहाराना थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां इस्लामनगर गांव में एक पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार होने के बजाय घर में ही बैठा रहा। इसी दौरान घर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी घटना शुक्रवार देर शाम की है, जब गांव इस्लामनगर निवासी प्रदीप ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वैशाली में एक नाव हादसा हुआ था। अब इस नाव हादसे में ओवरलोडिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने ओवरलोडिंग की बात सिरे से खारिज कर दी है। वैशाली जिले के महनार अनुमंडल में गंगा नदी में नाव डूबने की वजह से हादसा हुआ था, जिसमें करीब अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें तकरीबन 15 लोग सवार थे। नाव हादसे में बाल बाल बचे युवक पंकज कुमार के मुताबिक दियारा क्षेत्र से नाव खुलने के थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक नाव गंगा नदी में डूब गई, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई थी और वो किसी तरह अपनी जान बचा पाए थे। नाव डूबते ही नाव में सवार सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसका शोर सुनकर घाट किनारे मौजूद नाविकों ने सभी को सुरक्षित बचाने में मदद की, लेकिन 2 लोग गंगा नदी में ही डूब गए थे। अब जिस तरह से ये युवक कह रहा है, उसके बाद ओवरलोडिंग की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो प्रशासन है उसका साफ तौर पर कहना है कि ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं की गई थी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।